पिनाक की स्वर्णिका ने रचा इतिहास। एनसीसी घुड़सवारी में फिर जीता स्वर्ण पदक। दिल्ली में चमका उत्तराखंड का नाम। लगातार दूसरी बार स्वर्णिका ने स्वर्ण जीतकर बढ़ाया राज्य का मान। कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस वार्ता। भाजपा सरकार पर कांग्रेस का हमला। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 3 महीने तक आंदोलन का किया ऐलान। परिवहन विभाग ने अनुबंधित गाड़ियों का किया चालान। टैक्स का और कागज में अनियमितताओं पर की कार्रवाई। सभी विभागों के लिए नियम पालन करने का दिया निर्देश। उत्तराखंड में मंदिरों में प्रवेश पर नए नियम की तैयारी। सतपाल महाराज ने कहा जल्द लिया जाएगा फैसला। हरिद्वार में विरोध शुरू। धार्मिक स्थलों की गरिमा बनी चर्चा का केंद्र। माघ मेले में शंकराचार्य अपमान पर संत समाज में नाराजगी। मंडलेश्वर स्वामी आदि योगी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। संत समाज ने दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कदम की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। खबर देहरादून से आ रही है, जहां नगर निगम की जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर भाजपा पार्षदों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। बता दें, पार्षदों ने नगर आयुक्त नमामि बंसल से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की और बेशकीमती निगम भूमि पर हो रहे कब्जों को तुरंत रोकने की मांग की। भाजपा पार्षदों ने कहा कि नगर निगम की जमीन जनता की संपत्ति है और इस पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अतिक्रमणकारी और भूमाफिया मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इधर पार्षदों ने मांग की कि निगम की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए घेराबंदी की जाए और नियमित निगरानी रखी जाए ताकि आगे कोई अवैध कब्जा ना हो सके। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने पार्षदों को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। इधर नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां यूजीसी बिल 2026 के विरोध में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। बुधवार को छात्र बिरला परिसर के गेट के पास एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से इस बिल पर दोबारा विचार करने की मांग की। यह प्रदर्शन आर्यन छात्र संगठन और अन्य छात्र संगठनों ने जुड़कर छात्रों के छात्र संघ महासचिव अनुरोध पुरोहित के नेतृत्व में किया गया। वहीं छात्रों का कहना है कि यूजीसी बिल 2026 में जनरल श्रेणी के छात्रों के लिए समान शिकायत समाधान की व्यवस्था नहीं है, जो बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। छात्रों ने आरोप लगाया कि शिक्षा संस्थानों में जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी छात्रों को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन यह बिल उस भावना के अनुरूप नहीं है। वहीं छात्रों को आशंका है कि इस बिल से शिक्षा परिसरों में असंतुलन और भेदभाव बढ़ सकता है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूजीसी का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया और साफ कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि जो छात्र है उसको छात्र रहना दिया जाए, उसको जातिगत आधार पे ना बांटा जाए। जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जब वो प्रवेश करे तो वो एक स्टूडेंट के रूप में आए। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि वो उसको बांटा ना जाए। इसमें क्या है कि किसी भी सारे तो उसमें एक साइड कर दिया जाए और जो आज के समय में जो माइनॉरिटी है, जो जनरल कास्ट का बच्चा है, वो माइनॉरिटी में जो यूनिवर्सिटी में है, क्या वो किसी मेजोरिटी का शोषण कर सकता है? और वो तो इसमें सारी चीज़ें इन्होंने इस तरह से कर दी कि जगह अभी कॉमर्स कॉलेज ऑफ दिल्ली में एक मामला सामने आया। उसमें क्या है कि एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज किया और उस लड़की ने जब मना किया तो उस लड़के पर क्या बोलते हैं, उस लड़की पर SC/ST एक्ट डाल दिया गया।
हम इसका पूरी तरीके से विरोध नहीं कर रहे। हम चाह रहे इस पर एक बार दोबारा से बैठाई जाए, इस पर दोबारा से निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये एक साफ साफ दिख रहा है ये जातिवाद करना चाह रहे हैं। और जो कि ऐसा है कि अगर इसको लागू भी करते हैं या तो फिर इस पर एक बार कार्रवाई करी जाए, उसके बाद अरेस्टिंग करी जाए। तो हमारा इसका पूरा विरोध नहीं है, इस पर एक बार दोबारा बैठक होनी चाहिए, निर्णय दोबारा लेने चाहिए इस पर। कहीं ना कहीं कुछ संशोधन की आप लोग मांग कर रहे हैं, इसमें संशोधन की कुछ मांग कर रहे हैं या फिर मांग तो यही है, अगर इस पे दोबारा से निर्णय लेता है, एक छोटा सा वो रहेगा सुझाव कि इसमें जो अरेस्टिंग है उसको अरेस्टिंग ना करके उस पर जांच बैठाई जाए, जो गलत है उस पर। अब खबर बेरीनाग से है, जहां स्वर्णिका राठौड़ ने नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी के राष्ट्रीय वार्षिक गणतंत्र दिवस शिविर में घुड़सवारी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण और कुल 3 पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। यह लगातार दूसरी बार है जब स्वर्णिका ने स्वर्ण जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता में देश भर से 2361 कैडेट शामिल थे, जिसमें से 917 छात्राएं भी थी और स्वर्णिका ने इस सभी का नेतृत्व किया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। स्वर्णिका की इस सफलता से बेरीनाग क्षेत्र में खुशी की लहर है। वहीं स्वर्णिका ने हिमालय इंटर कॉलेज चौकड़ी से शिक्षा प्राप्त की है। उनके पिता मनोज राठौर प्रतिष्ठित व्यापारी, मां हेमलता शिक्षिका और ताऊ सुधीर राठौर वरिष्ठ पत्रकार हैं। बता दें, विभिन्न संगठनों ने स्वर्णिका और उनके परिवार को इस उपलब्धि पर बधाई दी और उनकी तारीफ की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें, इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, मनोज यादव और चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। बता दें, गोंदियाल ने दिल्ली में हुई बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान प्रदेश की स्थिति को लेकर चिंतित है और इसे अवगत कराया गया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा की गंभीर स्थिति और शासन में कानून व्यवस्था की विफलताओं के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों और सरकार का गठजोड़ दिख रहा है और भाजपा सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं रखती। ऐसे में कांग्रेस अगले 3 महीने तक प्रदेश के जन मुद्दों को उठाएगी और जनता को सरकार की कुनीतियों के खिलाफ जागरूक करेगी। इसके तहत राजभवन घेराव, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस प्रेस वार्ता में। इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर मंचासीन बहुत ही हमारे आदरणीय सरकार ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। सूचीबद्ध करें, हर विभाग में भ्रष्टाचार आम बात हो गई है और पूरे प्रदेश में अब खबर देहरादून से है, जहां परिवहन विभाग ने अपनी ही विभाग में लगी एक अनुबंधित गाड़ी का चालान किया है। बता दें कि यह कार्रवाई गाड़ी के टैक्स और कागजात में अनियमितताओं के कारण की गई। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि विभाग में लगी इस गाड़ी का टैक्स जमा न होने की जानकारी मिलने पर चालान किया गया। उन्होंने कहा कि यह कदम सभी विभागों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अपनी गाड़ियों के कागजात समय पर जांच कराएं, अन्यथा चालान किया जाएगा। वहीं संदीप सैनी ने बताया कि इस तरह के मामले अनुबंध के शर्तों का उल्लंघन भी है और कई बार वाहन में प्राइवेट नंबर प्लेट लगाकर व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, जो कि नियमों के खिलाफ है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे नियमों और कानूनों का पूरी तरह से पालन करें। उनका कहना था कि नियम सभी के लिए समान है और इसका पालन हर किसी के लिए जरूरी है। हमारे जो अनुबंधित गाड़ी एक हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में लगी हुई थी, तो उसका जब संज्ञान में आया कि टैक्स जमा नहीं है,
तो संबंधित वाहन का चालान किया गया है। और ये सभी डिपार्टमेंट के लिए भी संदेश है कि आपके यहाँ जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं तो अपने विभाग में सभी गाड़ियों के कागज चेक कर लिए जाएं, क्योंकि चालान होंगे और उसका वो अनुबंध का उल्लंघन भी हो रहा है। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट नंबर प्लेट लगा के गाड़ियाँ चल रही हैं। तो सभी से अपील भी है, सभी जो वरिष्ठ अधिकारी भी बैठते हैं और उनके और भी ऑफिसर्स यूज करते हैं, तो हमें पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में चुनावी साल में मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। बता दें, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आगामी बोर्ड बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस मुद्दे पर अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई धार्मिक स्थलों पर पहले से ही ऐसे नियम हैं और अन्य समुदाय के लोग उनके धार्मिक स्थलों पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसी के तर्ज पर राज्य में भी व्यवस्था बनाई जाएगी। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बैनर लगाकर विरोध शुरू हो गया है। सतपाल महाराज ने कहा कि धार्मिक स्थलों की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के विचार लिए जा रहे हैं और जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। चार धाम 2025 की मैं अब रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। 2025 में चार धाम यात्रा के तहत यमुनोत्री धाम में 6,44,637 श्रद्धालु, गंगोत्री धाम में 7,58,249 श्रद्धालु, केदारनाथ धाम में 17,68,795 श्रद्धालु तथा बद्रीनाथ धाम में 16,60,224 श्रद्धालु दर्शन उन्होंने किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के कथित अपमान की घटना को लेकर संत समाज में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें, पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश इस समय सनातन धर्म के सर्वांगीण दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में शंकराचार्य जैसे पूज्य संत का अपमान बेहद गंभीर अपराध है। स्वामी आदि योगी ने साफ कहा कि यह कृत्य किसी भी हाल में माफ नहीं किया जा सकता और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले महाराष्ट्र में भी साधु समाज के साथ हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। स्वामी आदि योगी ने कहा कि यह मामला किसी एक संत का नहीं बल्कि पूरे साधु संत समाज के सम्मान से जुड़ा हुआ है। वहीं संत समाज एकजुट होकर मांग कर रहा है कि इस मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी संतों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की किसी की हिम्मत ना हो। देश में सनातन का स्वर्णिम काल चल रहा है। अभी कुंभ समाप्त हुआ, उसके बाद माघ मेला लगा हुआ है और दोबारा से हरिद्वार में कुंभ होना है। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए और जिसने भी किया है निश्चित तौर पर उसे सजा मिलनी चाहिए और सजा भी ऐसी सजा कि शायद आगे भविष्य में किसी साधु के पास साथ ऐसा ना हो। क्योंकि जब महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, एक साधु के साथ गलत हुआ तो पूरा देश का खून उबाल आया था। जब वर्तमान में ऐसा हुआ है तो आज का साधु समाज साफ तौर पर कहना चाहता है ये घटना किसी व्यक्ति यहाँ पर हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये संत समाज के साथ हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और बहुत जल्द इस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर खटीमा से है, जहां कंजाबाग तिराहे पर लगा तिरंगा झंडा खराब हालत में पाया गया है। यह स्थिति राष्ट्रध्वज के सम्मान के विपरीत मानी जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक ने जिला अधिकारियों से संपर्क कर तुरंत नया तिरंगा लगाने की मांग की। विधायक ने कहा कि राष्ट्रध्वज का सम्मान सबसे ऊपर है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं नगर पालिका की ओर से इस मामले पर सफाई दी गई है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले हुई तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि के कारण तिरंगा क्षतिग्रस्त हो गया था। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही नगर पालिका ने कार्रवाई शुरू कर दी है और संबंधित ठेकेदार को बुला लिया गया है।
वहीं जल्द ही नया तिरंगा लगाया जाएगा और व्यवस्था को ठीक करा दिया जाएगा। वहीं प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया कि राष्ट्र ध्वज का पूरा सम्मान रखा जाएगा। यह जो अभी हाल ही में एक आध दिन पहले जो तेज वर्षा हुई है, ओले भी गिरे हैं, उस आंधी के उससे हुआ है। ये जैसे हमारे संज्ञान में आया है तो हमने तुरंत कार्रवाई करते संबंधित ठेकेदार को बुला लिया है। अब वो कर देगा आज के दिन वो झंडे को वहाँ से सम्मान वहाँ से हटा के नए झंडे को वहाँ पे लगाएगा। 2 दिन से तो नहीं कहेंगे, जैसे हमारे संज्ञान में आया वैसे ही हमने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, क्योंकि ये ऑफिस कार्यालय स्टाफ के द्वारा नहीं होता जैसा। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां नगर निगम क्षेत्र के शिवाजी नगर, 20 बीघा, मीरा नगर, मनसा देवी, अमित ग्राम समेत कई इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों ने वन भूमि प्रकरण को लेकर अपनी आवाज और तेज करने का फैसला लिया है। लोगों ने 2 फरवरी को IDPL से तहसील परिसर तक ऋषिकेश बचाओ महारैली निकालने की घोषणा की है। बता दें, आयोजकों का दावा है कि इस रैली में करीब 50,000 लोग शामिल होंगे। रैली के बाद SDM को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें वन भूमि को डिफॉरेस्ट करने और लोगों को पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं देने की मांग राज्य और केंद्र सरकार से की जाएगी। इन मांगों को लेकर पिछले 3 हफ्तों से बापूग्राम संघर्ष समिति के बैनर तले बापूग्राम में सांकेतिक धरना चल रहा था। बता दें, धरना को राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार को जनता के हित में कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूती से पेश रखना चाहिए। बता दें कि कुछ लोगों का दावा है कि जिन जमीनों को वन भूमि बताया जा रहा है, वे आजादी से पहले मीराबेन द्वारा बसाई गई थी, इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। बापूग्राम संघर्ष समिति का जो यहाँ पर धरना चल रहा है, ये विगत कई दिनों से चल रहा है और आज लोगों के घर, मकान, दुकान, सारी संपत्ति आज संकट में है और सरकार से मांग है कि जो ये लैंड है, ये जिस पर आबादी क्षेत्र है, सरकार इसको डिफॉरेस्ट करे, इस जमीन को अपने राज्य सरकार ले और भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे कि भाई जो इनकी जमीनें हैं, जो जहाँ पर ये बरसों आज से नहीं, आजादी से पहले से रह रहे हैं, ये जमीन इन्हें दे दी जाए। लोग आज अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो इसलिए लोग सब सड़कों पर आ जाएंगे, ये अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। तो बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति ने एक आह्वान किया है। बापूग्राम बचाओ समिति में IDPL से लेके उपजिलाधिकारी तक एक ज्ञापन देने के पैदल मार्च करते हुए ज्ञापन देने का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें मुझे लगता है हजारों की संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि एक तो पीड़ित परिवार, हजारों की संख्या में पीड़ित परिवार है, दूसरा अन्य लोगों का, ऋषिकेश के लोगों का उनका समर्थन और अन्य जिलों के भी लोगों का उनको समर्थन देना, तो मुझे उम्मीद है हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को मजबूती देने के लिए देहरादून नगर निगम ने एक नई पहल शुरू कर दी है। बता दें, नगर निगम द्वारा ऑटोमेटिक प्लास्टिक बॉटल क्रशर मशीन की शुरुआत कर दी गई है। ट्रायल के तौर पर यह मशीन शहर की 50 जगहों पर लगाई जाएगी। इसमें प्रमुख पर्यटक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, पार्क, सरकारी भवन और मुख्य चौराहे शामिल हैं। इस मशीन का मुख्य उद्देश्य बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाना और प्लास्टिक कचरे से उपयोगी सामान तैयार करना है। इससे टेबल, कुर्सी, फूलदान और सजावटी सामान बनाए जाएंगे। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि यह पहल सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है और यह देहरादून को स्वच्छ बनाने में मदद करेगी। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि मशीन का संचालन मनसा फैसिलिटी एंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बता दें, प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकल कर नगर निगम उन्हें खरीदेगा और शहर में उपयोग करेगा। इस पहल से न सिर्फ स्वच्छता बढ़ेगी, बल्कि लोगों को प्लास्टिक सही जगह डालने की प्रेरणा भी मिलेगी।
निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैंक्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो भी रहा है जनरेट उसको भी डिस्पोज किया जा सके। साथ ही साथ पहली बार मुहिम चलाई जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज भी किया जाए और जो उसका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको उपयोगी कार्य के लिए डाइवर्ट किया जा सके, सर्कुलेट किया जा सके। उसी अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां शहर में लंबे समय से बंदरों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। अब इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम अल्मोड़ा ने धरातल पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, नगर निगम की ओर से मथुरा से एक विशेष टीम अल्मोड़ा बुलाई गई है जो बंदरों को पकड़ने का काम करेगी। आज से शहर में बंदर पकड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मौके पर मौजूद नगर निगम मेयर अजय वर्मा ने कहा कि उन्होंने जनता से वादा किया था कि बंदरों की समस्या से लोगों को राहत दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि उस वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी योजना के तहत की जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इधर शहरवासियों को उम्मीद है कि इस अभियान से बंदरों की समस्या पर नियंत्रण पाया जाएगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। आप लोगों को विदित है कि पूरे नगर क्षेत्र में बंदरों का काफ़ी आतंक हो गया है। इसी क्रम में आज पांडुपुला वार्ड से बंदरों का पिंजरा लगाने की शुरुआत हुई है। निश्चित ही नगर निगम के प्रयासों से बंदरों का आतंक खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे नगरवासियों को राहत मिलेगी। करीब 1.5-2 महीने पहले हमारा पार्षद गणों ने धरना दिया था, जिसमें प्रमुख मांग रखी थी एक नगर आयुक्त, तो दूसरी मांग थी हमारी बंदर पकड़ने की। जो आज से बंदर पकड़ने की टीम नगर में बंदर पकड़ने का अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम द्वारा बंदर पकड़ने के कार्यक्रम हर 2 महीने में भी किया जाएगा। आज जो नगर निगम ने अपना वादा किया था कि जो बंदरों की समस्या को देखते हुए बंदर पकड़ने का अभियान, ये हम लोगों ने ये अपनी देवतली जनता को बोला था कि हम बहुत जल्दी, ये बहुत वास्तव में एक कठिन क्या कहते बहुत कठिन समस्या है और इस समस्या का हल करने के लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे। जब हम सभी पार्षदों ने चुनाव लड़ा था तो हम सभी ने लगभग सभी पार्षदों ने अपनी अपील में ये जनता से वादा किया था कि हम अगर यहाँ पे आए, पार्षद बन के आए तो बंदर पकड़े जाएंगे। तो काफी समय हो गया था उसके। अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के नियमित और वर्ग चार्ज कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। बता दें, हाईकोर्ट ने वित्त विभाग के 16 जनवरी के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 2016 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को पेंशन से बाहर कर दिया गया था। इतना ही नहीं, जिन कर्मचारियों को पहले से पेंशन मिल रही थी उनके पेंशन पर भी बंद कर दी गई थी। बता दें, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार के 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 1980 से 2025 तक कार्यरत रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक आश्रितों को पेंशन और अन्य भुगतान मिल रहा था, जिससे अचानक बंद कर दिया गया। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील विनोद तिवारी ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में वर्क चार्ज सेवा को जोड़ते हुए पेंशन देने का आदेश दिया था। इसके बावजूद शासन ने पेंशन बंद कर कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना से जोड़ने का फैसला लिया, जिससे मनमाना बताया गया है। करता कहना था कि चूंकि हम 2022, 20, 21, 22 में ये लोग रिटायर हो गए थे, ये लोगों का कहना था कि हमको वर्क चार्ज की सेवाओं को जोड़ी गई है वो विभाग द्वारा ही जोड़ी गई थी और विभाग ने हमको प्रेम सिंह के जजमेंट से हमको लाभ दिया था। उसी के आधार पर हमको वर्क चार्ज की सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशन बेनिफिट दिए गए थे, जो कि अब वापस लेना उचित नहीं है और हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है। उसी के आधार पर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने आज उनके पक्ष में
ये स्थगन। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां कनखल क्षेत्र से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। बता दें, ग्राम नूरपुर पंजनहेड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में मौके पर मौजूद कृष्णबाल उर्फ नानू पर भी जानलेवा हमला हुआ है। उनकी हालात नाजुक बताई जा रही है। गोली चलने की आवाज सुनकर पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर लोग डर के कारण घरों में छुप गए। बता दें, घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में जारी है। इधर सूचना मिलते ही कनखाल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया। वहीं हमलावर मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस ने कई टीमें घटनास्थल और आसपास के इलाकों में दबिश देने के लिए लगा दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। घटना की जांच तेज कर दी गई है और सुरक्षा के लिए इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब खबर पौड़ी जिले से है, जहां मौसम ने करवट बदल ली है। साल के दूसरी बारिश के बाद ठंड का एहसास बढ़ गया है और ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम और भी सर्द हो गया है। विशेषकर थलीसैंड के चौरी खाल क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बर्फबारी के कारण न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है, बल्कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए परेशानी भी बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने भी मौसम की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। इधर अधिकारियों का कहना है कि बर्फबारी और बारिश के कारण यातायात प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा जनजीवन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे मौसम की जानकारी लेते रहें और बिना जरूरी कारण के बाहर ना निकले। इस मौसम बदलाव के चलते आने वाले कुछ दिनों तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। इधर लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय के इंतजार के बाद बारिश और बर्फबारी हुई है। इससे न केवल किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, बल्कि पर्यटन व्यवसायों की मुश्किलें भी कम हुई हैं। बता दें, चोपटा, दुलबिट्ठा, धीमताली जैसे कई इलाकों में पर्यटन स्थलों में बर्फ देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटक परिवार के साथ बर्फ का आनंद ले रहे हैं और इस वजह से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। लंबे समय तक बारिश न होने की वजह से किसान अपनी फसलों को नुकसान होते देखकर चिंतित थे। वहीं पर्यटन क्षेत्र भी सुस्त पड़ा हुआ था। सरकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही थी, लेकिन मौसम की मेहरबानी न होने से पर्यटक कम आ रहे थे। इधर अब बारिश और बर्फबारी ने पहाड़ों में सर्दियों का आकर्षण बढ़ा दिया है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ ने व्यापारियों के चेहरे खिला दिए हैं। बता दें, मौसम ने न केवल किसानों को राहत दी है, बल्कि पहाड़ी पर्यटक को नई जान दी है। जो बारिश हुई बहुत ही लेट हुई, जिसमें काफ़ी पर्यटक इधर घूमने के लिए आए और बहुत अधिक भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो भी रोजगार है, कई रोजगार यहाँ पे खुल चुके हैं अभी। व्यावसायिक भी बहुत खुश हैं, पर्यटक भी बहुत खुश हैं, क्योंकि नीचे धूप नहीं दिखा रही, यहाँ धूप भी है, बर्फ भी है। पर्यटक इतने आ रखे हैं कि 3 किलोमीटर पर जाम लगा हुआ है। और सरकार की तरफ से एक व्यवस्था ऐसे तक एक केबल बर्फ की वजह से टूटी, हम लोगों ने अपने एफर्ट से उसको बुलाया बिजली वाले को और लगा रहे हैं आज, है कि नहीं। और पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। पर्यटन के महत्वपूर्ण तो है ही ना, ये घिमतौली हमारे यहाँ आगे मंदिर भी है, कार्तिक स्वामी मंदिर है, तो पर्यटन स्थल तो है ही। और दूसरी बात यह है कि इस बार जो बर्फबारी थोड़ी लेट भी हुई है, तो लोगों में ज़्यादा उत्साह भी है इस चीज़ का ना, इसीलिए हम लोग भी फैमिली के साथ आए हैं, बच्चे भी हैं, भाई हैं साथ में, सवारे मिलके यहाँ मतलब बर्फबारी का आनंद लेने आए हैं। और ये अच्छा है, बर्फबारी थोड़ी लेट है लेकिन काफ़ी है। इस बार मुझे लगता है कि जहाँ पे बर्फ़ काफ़ी सालों से नहीं पड़ी थी, वहाँ भी बर्फ़ पड़ी है। देखिए, जो 2-3 दिन से लगातार स्नोफॉल हुआ है,
तो पूरे गिमतौली, चोपता और हमारे खड़पत्या और कनकचौरी तमाम जगह बहुत अच्छी बर्फ़बारी भी है। और जिस तरह से लोग बारिश और बर्फ़बारी के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। ये पहले तो बारिश हुई नहीं, लोग भी बहुत परेशान थे, पर्यटक परेशान थे, स्थानीय लोग भी बहुत परेशान थे। लेकिन जब बारिश हुई तो ऐसी हुई कि सीधे बर्फ़ ही डाल दी, तो इससे मतलब आम लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ। पर्यटन बढ़ेगा, फिर स्थानीय लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, गाड़ी वालों का रोज़गार बढ़ेगा। ऐसे में बहुत सारे रोज़गार के अवसर मिल जाएंगे। ये बर्फ़ बहुत ज़रूरी थी, मतलब इसके लिए, हर चीज़ के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।